तो आज हम बात करेंगे चैप्टर सेल की। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो, जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप उस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बड़े बड़े 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेल थ्योरी, फिर प्रोकैरियोटिक सेल और फिर यूकैरियोटिक सेल। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि भाई सेल क्या होती है, सेल से मिलकर के क्या बना होता है, ये वो वगैरह वगैरह। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है कि भाई 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के एक थ्योरी दी थी जिसे अपन सेल थ्योरी कहते हैं। अब उसमें क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक सेल। लाइक प्रोकैरियोटिक सेल का ये मतलब है, प्रो मतलब पहले, जो पहले आया है, जो प्रिमिटिव है, वो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब है जो बाद में आया है, जो एडवांस है। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जब अपन बात करते हैं सेल की, तो व्हाट इज सेल? तो सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन तो सबको ही पता होती है। अब पता होने से बात नहीं, अब हो सकता है किसी को सेल के बारे में भी ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बॉडी एक घर है, अगर आपकी ह्यूमन बॉडी जो है एक घर है, तो सेल जो है ना वो ईंट है। ईंट का क्या मतलब है कि घर को बनाने के लिए सबसे छोटी से छोटी यूनिट क्या लगी होगी। जो बॉडी है वो एक घर है, तो सेल जो है वो उसकी ईंट हो गई। ठीक है, अब देखो, अपन लिविंग किसे कहेंगे? अपन लिविंग उसे कहेंगे जिसके पास में सेल हो। ठीक है, अब कितनी सेल होनी चाहिए? तो मिनिमम एक सेल तो होनी ही चाहिए। अगर आपके पास एक सेल है तो आप लिविंग है, अगर आपके पास 100 सेल है फिर भी आप लिविंग है, अगर आपके पास करोड़ों सेल है फिर भी आप लिविंग है। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट एक सेल नहीं है तो आप लिविंग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते लिविंग? सेल से छोटा भी तो कुछ हो सकता था जिसे अपन लिविंग कंसीडर कर सकते थे। तो देखो, ऐसा है कि लिविंग होने के लिए क्या है कि लिविंग होने के लिए अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि अपन लिविंग किसको बोलते हैं? जन हो गया, लाइक रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, ये अगर कोई कर रहा है तो वो लिविंग है। अब आप हमसे कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्या एक सेल भी ये सारे फंक्शन कर सकती है? तो हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो आपने छोटी क्लासों में अमीबा के बारे में पढ़ा होगा। जो अमीबा होता है ना, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मतलब अमीबा के पास कुल मिलाकर के ये एक सेल ही होती है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, लेकिन वो सारे के सारे काम करता है। वो डाइजेशन भी करता है, वो रेस्पिरेशन भी करता है, वो रिप्रोडक्शन भी करता है। तो क्या अपन अमीबा को लिविंग मानेंगे? तो हाँ जी, अपन अमीबा को लिविंग मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो लिविंग होने के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास कम से कम एक सेल तो हो। अब क्या होता है कि बहुत सारी सेल जिनका ओरिजिन सेम हो और फंक्शन भी लगभग लगभग सेम हो, यानी कि कॉमन फंक्शन और कॉमन ओरिजिन वाली ऐसी सेल जो एक ग्रुप बना ले और वो पूरा का पूरा ग्रुप एक सिंगल काम कर रहा हो, तो उसे अपन टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट या सेम मिल करके जब एक स्ट्रक्चरल यूनिट बना दे तो उसे अपन कहेंगे ऑर्गन। और वो मिलकर के एक स्पेसिफिक काम करे तो उसे अपन क्या कह देते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन लाइक स्टमक हो गया, लाइक लीवर हो गया, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जैसे कि ऑर्गन सिस्टम, तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो अगर अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें लंग्स भी होते हैं, उसमें ट्रैकिया भी होता है, उसमें नॉस्ट्रल भी होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ये सब मिलकर के क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर मैंने ये जो गंदा सा डायग्राम बनाया है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ठीक है, ये अभी मैं सीख रही हूँ तो और उसके बाद में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बना देते हैं? ह्यूमन बॉडी, यानी कि आप। तो क्या आपको पता चला कि कैसे सेल जो है वो यूनिट ऑफ द लाइफ है? ओके, तो अब हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में जिनका योगदान है सेल की डिस्कवरी में। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक जिन्होंने 1665 में पहली बार एक सेल को देखा था। किसमें देखा था? तो उन्होंने देखा था कॉर्क सेल में। अब ये जो कॉर्क होता है ना, कॉर्क बोलते हैं लकड़ी के ढक्कन को। कुछ इस तरीके का ढक्कन होता है बॉटल्स के ऊपर, कांच की बोतल में जनरली यूज होता है। ठीक है, तो ये जो कॉर्क का ढक्कन था ना, उसमें इन्होंने सेल को देखा। इन्होंने सेल को किस तरीके से देखा? तो इन्होंने सेल को देखा छोटे छोटे रूम्स, ये जो छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, इस कमरे के शेप में उन्होंने सेल को देखा। एक्चुअली डेड सेल थी, तो इनका प्रोटोप्लाज्म जो था वो तो मर चुका था। ये जो ये देख रहे थे ना, ये सेल वॉल थी। ठीक है, ये सेल वॉल थी, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल्यूला। क्या नाम दिया? सेल्यूला। सेल्यूला का क्या मतलब होता है? सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स। ठीक है,
तो क्या अपन कह सकते हैं कि टर्म सेल जो है वो किन्होंने दी है, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने अपनी भाषा में उसे सेल्यूला बोला था, ठीक है। तो टर्म सेल गिवन बाय रॉबर्ट हुक। फिर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है ना, उन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल को देखा था। इन्होंने क्या किया था कि अपने खुद के हाथों से एक माइक्रोस्कोप बनाया, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ एक ही लेंस लगे, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, तो अब माइक्रोस्कोप से देखेंगे भी। तो उन्होंने सबसे पहले बहुत सारी सेल को देखना शुरू किया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, स्पर्मेटोजोआ हो गया, आरबीसी हो गई, पॉन्ड वाटर प्रोटिस्ट हो गए, ईस्ट हो गया, इन सबको उन्होंने मतलब शुरू ही कर दिया कि बस अब तो मैं सेल ही देखूंगा। तो बहुत सारी सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए अपन उनको क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब मैं ना ऐसे याद रखती थी कि लिविंग सेल को देखा ल्यूवेनहॉक ने, तो ल से ल्यूवेनहॉक और ल से लिविंग सेल। अगर आपको ऐसे याद होता है तो आप भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई और तरीका भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन याद तो करना है क्योंकि ये सारे के सारे नीट के पीवाईक्यू हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की, जिन्होंने 1931 में डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी जो है ना वो दो बंदों ने मिलकर के दी थी। पहले है मैथेलियस स्लाइडिंग। 1838 में अपने घर पर बैठकर, जर्मनी में जर्मन बॉटनिस्ट थे ये, अपने घर पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि भाई ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, अच्छी बात है। फिर आए थियोडर श्वान, ये 1839 में अपने घर पर बैठकर इंग्लिश जूलॉजिस्ट हैं और बातें बता रहे हैं कि ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। तो ऑलमोस्ट तो दोनों ने सेम बातें कर ली, एक प्लांट की बातें कर रहा है और एक एनिमल की बातें कर रहा है। एनिमल की बातें कौन कर रहा है, जो जूलॉजिस्ट है, और प्लांट की बातें कौन कर रहा है, जो बॉटनिस्ट है। तो ऑब्वियसली ये तो चलो समझ में आता है, रिलेटिव भी है, ठीक है। उसके बाद थियोडर श्वान यहाँ पर रुके नहीं, उन्होंने एक और बात बोली कि ऑल सेल, ऑल जो भी एनिमल सेल्स है वो बाउंड की हुई है मेम्ब्रेन से, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थियोडर श्वान जो है वो बोलते हैं कि ऑल प्लांट सेल हैव सेल वॉल विच इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। मतलब ये बता रहे हैं कि भाई जो प्लांट के सेल्स है ना, जो प्लांट के सेल्स हैं उनके पास में क्या है, एक बाहर में एक और एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल बोल रहे हैं, जो कि एनिमल सेल में है ही नहीं। श्वान जो है वो यहाँ पर नहीं रुके थे, इन्होंने एक और चीज़ की डिस्कवरी की थी। जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें एक आती है श्वान सेल। कौन सी सेल, श्वान सेल। उस श्वान सेल की डिस्कवरी भी इन्होंने ही की है, ठीक है। तो थियोडर श्वान जो है बड़े ही गजब के आदमी है, इसीलिए अपन ने बोल दिया कि फर्स्ट मैन हु ऑब्जर्व द सेल मेम्ब्रेन कौन है, वो थियोडर श्वान। अब मैं इनको कैसे याद रखती हूँ कि ये जूलॉजिस्ट हैं और ये बॉटनिस्ट हैं। तो देखो, जो श्वान है ना, स्वान ऐसी वाली स्पेलिंग होती है जिस श्वान की, इसको बोलते हैं हंस। तो ये हंस जो है ये भी पंछी है यानी कि एनिमल है, और जो श्वान है ये भी एनिमल की स्टडी कर रहे हैं यानी कि जूलॉजिस्ट हैं। तो ये ऐसे रिलेटिव हो गया। उसके बाद में जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बॉटनिस्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये फालतू की बकवास क्यों याद करें, तो मैं आपको बता दूं कि ये फालतू की बकवास नहीं है, ये नीट के पीवाईक्यूज हैं, तो याद तो आपको करने हैं। अब आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी जो है ना, सेल थ्योरी बोलती है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब दोनों की बातों को ही इन्होंने, दोनों की ही जो कॉमन बातें थी ना, उनको इन्होंने सेल थ्योरी का नाम दे दिया, ठीक है। और फिर बोल दिया कि भाई सेल थ्योरी किसने दी है, तो स्लाइडन एंड श्वान ने दी है। अगर डेट पूछ ले तो वो दोनों ही लिखनी है, 1838 एंड 1839, ठीक है। फिर बाद में आते हैं रुडोल्फ विर्चॉफ 1885 में। ये बोलते हैं एक अजीब सा स्टेटमेंट, अजीब सा बोलो या महान सा बोलो, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, जो शायद आपको इनकी लैंग्वेज में समझ में ना आए लेकिन अपनी वाली में आ जाएगा। इस ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब होता है न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये जो ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला है ना, ये नीट का पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछते हैं इसको, ठीक है। बहुत बार पूछते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं कि किसने डिस्कवर किया था इसको, मतलब किसने दिया था, या फिर कभी ये पूछ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये सब अपन को याद करना है। तो अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि जो प्रिमिटिव है। अब प्रिमिटिव किसमें होगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि जब अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जब अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तब अपन ने बातें की थी कि भाई 5 बड़े बड़े किंगडम होते हैं, मोनेरा होता है, फिर
प्रोटिस्ट होता है, फिर फंजाई होता है, फिर प्लांटी होता है और फिर एनिमेलिया होता है। तो जो मोनेरा किंगडम था ना, जो मोनेरा किंगडम, उसमें ना प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, वो भी यूनिसेल्युलर। ठीक है, इतने में इतना ही मिलता है। मोनेरा सबसे पहला सबसे प्रिमिटिव किंगडम रहा है, तो सबसे प्रिमिटिव के पास सबसे प्रिमिटिव वाली सेल आ जाएगी अकेले मोनेरा के पास। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सब के सब मोनेरा किंगडम के एनिमल्स होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरिया बोल दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या मैं इसको मोनेरा बोल दूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं इनके, वो अपन देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अगर कोई भी सेल है तो उसके अंदर डीएनए तो होगा ही होगा, तो इसके पास भी होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जो कहाँ पर पड़ा होता है, एक ऐसे एरिया में पड़ा होता है जिसके पास मेम्ब्रेन तो नहीं होती है, लेकिन उस एरिया को अपन क्या बोल देते हैं, जीनोफोर। क्या बोल देते हैं, जीनोफोर। उस एरिया को या तो जीनोफोर बोल देते हैं या फिर न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो न्यूक्लियोइड रीजन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पड़ा हुआ होता है, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, जो मेन डीएनए है वो वाला। उसके बाद में इस डीएनए से जो है, ये पिंक कलर का जो मैंने दिखाया है, ये क्या निकल रहा है, एमआरएनए बन रहा है। आरएनए जब बन रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारे आपको छोटे छोटे से ये पर्पल कलर के बर्गर जैसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी, तो ये होते हैं राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, इसलिए ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कौन से वाले राइबोसोम है ये, तो ये 70S राइबोसोम है। कौन से, 70S, यानी कि ये भी मान लो कि ये भी थोड़े प्रिमिटिव वाले राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक में कौन से होते हैं, 80S वाले। यूकैरियोटिक में कौन से होते हैं, 80S वाले होते हैं। अब अपन बात करेंगे इसकी कवरिंग की। तो कवरिंग जो होती है ना इसकी, वो 3 चीज़ें मिलकर के इसकी कवरिंग बनाती हैं। सबसे बाहर होती हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली कवरिंग होती है सेल वॉल, और सबसे अंदर वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में ये अपना फूड जो है वो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, या फिर फॉस्फेट ग्रेन्यूल के रूप में फॉस्फेट को ये क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये फॉस्फेट हो गया। इसके बाहर भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है वो सब इसमें आ सकते हैं। उसके बाद में न्यूक्लियोइड के अलावा भी इसके पास छोटे छोटे से डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हैं, उसे अपन बोल देते हैं प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के पास होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में आपको प्लाज्मिड्स नहीं दिखाई देंगे, और ना ही आपको ग्लाइकोकैलिक्स दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा एक और स्पेशल फीचर है इनका, मीजोसोम। ये जो मीजोसोम होते हैं ना, ये भी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो मीजोसोम क्या होते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। क्यों फोल्ड हो गई है, सेल मेम्ब्रेन को इतना क्या दुख था कि ये फोल्ड हो गई, तो भाई क्योंकि ये चाहती थी कि इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो सके। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भरे हुए होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते, लाइक रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर भरे हुए रह सके और ज़्यादा रेस्पिरेशन हो सके, उसके लिए उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। अगर इस मीजोसोम में क्लोरोफिल भरा हुआ हो तो उसे अपन क्या बोल देंगे, क्रोमेटोफोर। क्या बोल देंगे, क्रोमेटोफोर बोल देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी स्ट्रक्चर थी इसकी। ये जो पॉलीजोम वाली कंडीशन है ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक में ही प्रेजेंट होती है। पॉलीजोम क्या है, यानी कि एक ही एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं। ये वाली जो कंडीशन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो मीजोसोम होते हैं ना, मीजोसोम ये क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग, वो भी अंदर की तरफ, उसे अपन क्या बोल देते हैं, मीजोसोम। अगर इस मीजोसोम में क्लोरोफिल भर जाए, क्लोरोफिल अगर इस मीजोसोम में इकट्ठा हो जाए तो उसे अपन क्या बोल देंगे, क्रोमेटोफोर बोल देंगे। फिर ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा भाई। जो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, मीजोसोम के अंदर, उसे अपन क्या बोल देंगे, क्रोमेटोफोर। इसके अलावा जो मीजोसोम होता है ना, वो डीएनए रेप्लिकेशन में यूजफुल होता है। किसमें, इसके अलावा जब सेल डिवाइड करती हैं तो उन दोनों को बराबर हिस्सों में बांटने में कौन यूजफुल होता है, मीजोसोम यूजफुल होता है। अब क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को अपने अंदर भर रख रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन का भी काम करेगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो वो जो रेस्पिरेशन का काम करती है ना यूकैरियोटिक में, उसको अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या अपन इसको बोल सकते हैं कि एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया से। एनालोगस का क्या मतलब है, जो सेम फंक्शन करते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं, एनालोगस। तो ये क्या है, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, मीजोसोम के बारे में अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो भी अपन को बताना चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत सारे PYQ हैं नीट में। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरियल सेल होती है ना, ऐसे इसके बाहर ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि या तो इसके बाहर फ्लैजिला हो सकता है, या फिर सीलिया हो सकते हैं, सीलिया कुछ इस टाइप के होते हैं, या फिर पिल्लाई हो सकती हैं, या फिर फिम्ब्री हो सकती है। ठीक है, अब ये चारों ही अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स है जो कि इसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं? बैक्टीरिया के सरफेस पर, अंदर नहीं, अंदर वाले तो अपन पढ़ चुके हैं, ये कहाँ होंगे? सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फ्लैजिला होता है, ये जो फ्लैजिला होता है ये सिंगल होता है, अगर फ्लैजिला होगा तो सिंगल होगा। ठीक है, फ्लैजिला क्या काम करता है? मूवमेंट का काम करता है। किसका मूवमेंट करवाना है? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के मूवमेंट में कौन काम करता है? फ्लैजिला। ठीक है, फिर आते हैं सीलिया, छोटू छोटू से सीलिया। जैसे अपनी बॉडी पर हेयर्स नहीं होते वैसे ही होते हैं बैक्टीरिया की बॉडी पर सीलिया, छोटे छोटे से। सीलिया क्या करते हैं कि अगर सीलिया के ऊपर कोई सब्सटेंस आकर के लग जाए तो ये सीलिया ऐसे ऐसे डांस करेंगे, मतलब मूव करेंगे और इस सब्सटेंस को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आती है पिल्लाई। पिल्लाई क्या करती हैं कि जब, अब मान लो कि जनरली तो इनमें क्या होता है कि डिवीजन हो जाता है, बाइनरी फ्यूजन बोल दो, डिवीजन बोल दो, ऐसे करके। लेकिन कभी इसका मन कर जाए कि यार मैं भी तो अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करूं, मैं क्यों हमेशा सेम टू सेम बनूं, मैं भी चाहता हूं कि वेरिएशन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फील्ड तो ली जाए। इनको भी ऐसा लगा तो ये क्या करते हैं कि पिल्लाई के थ्रू दूसरा, इधर इधर से दूसरा ऐसे बैक्टीरिया आता है, वो अपनी पिल्लाई लाता है, दोनों पिल्लाई ऐसे जुड़ जाती हैं और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें चला जाता है, या फिर इसका वाला इसमें आ जाता है। तो ये जो काम कर रहा है ना, ये कौन करवाता है? पिल्लाई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये मतलब छोटी वाली सेल में होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसमें होता है कॉन्जुगेशन, यानी कि DNA एक्सचेंज करने का एक तरीका। तो वो तरीका कौन करवाता है? पिल्लाई। उसके बाद में आते हैं फिम्ब्री। अब देखो फिम्ब्री तो भाई नाम से ही फिंगर जैसा नहीं लग रहा है क्या? फिम्ब्री मुझे तो नाम से ही कैसी लगती थी कि भाई अंगुलियों की बात कर रहे हैं। अंगुलियां जो है वो होल्ड करने के लिए काम आती हैं। अपनी अंगुलियां क्या काम आती हैं? कोई भी चीज़ को होल्ड करने के लिए। तो फिम्ब्री भी होल्ड या फिर अटैच करने के लिए काम आती है। जैसे अंगुलियों से ऐसे पकड़ लेते हैं ना, वैसे ही फिम्ब्री भी क्या कर लेती है? अटैच हो जाती है कहीं पर। अगर इसको, बैक्टीरिया को कहीं पर रुकना है, कहीं पर अटैक करना है, कहीं पर अटैच होना है, होल्ड करना है, तो वो किससे करेगा? फिम्ब्री के थ्रू करेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लैजिला की। ये जो फ्लैजिला भैया हैं अपने, फ्लैजिला भैया जो हैं वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो नाम से ही लग रहा है। बड़ी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजिला होते हैं ना, वो फ्लैजिलिन से बने हुए होते हैं। जो यूकैरियोटिक वाले फ्लैजिला होंगे वो बने हुए होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। किससे? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें अपन को याद रखनी है। अगर वो बैक्टीरियल या फिर प्रोकैरियोटिक वाला फ्लैजिला है तो वो किससे बना हुआ होगा? फ्लैजिलिन से। लेकिन अगर वो यूकैरियोटिक वाला फ्लैजिला है तो वो किससे बना हुआ होगा? ट्यूब्यूलिन से। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सीलिया की। सीलिया क्या काम करता है? फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑन इट। इसके ऊपर आपने जो भी रख दिया ना वो मूव कर जाएगा सीलिया के थ्रू। फिर आता है फिम्ब्री। तो फिम्ब्री क्या करता है? टू होल्ड, या तो आप पकड़ लो किसी को या फिर किसी से अटैच हो जाओ, तो वो काम फिम्ब्री कर देता है। और पिलाई क्या कर देता है? कॉन्जुगेशन का काम कर देता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये क्या होता है कि ये स्पेशल होता है। स्पेशल कैसे? कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक में होता है और सबसे बाहर वाली लेयर होती है। अगर ये टफ हुआ, अगर ये कैसा हो जाता है? टफ हो जाता है, तो अपन इसे क्या बोल देंगे? कैप्सूल। और अगर अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैसा हो? लूज हो, तो इसे अपन क्या बोल देंगे? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। ये क्या काम करता है? तो भाई ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की वॉल है। ये सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और फिर ये ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये तीनों ही मिलकर के क्या बनाती हैं? प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर मतलब क्या जरूरत है? क्या जरूरत है एक बैक्टीरिया को इतना प्रोटेक्शन देने की? तो भैया बैक्टीरिया के पास एक ही सेल है। अगर आपने इस एक ही सेल को मार वार दिया ना तो बैक्टीरिया खत्म है, उसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन अपन में ऐसा नहीं होता। अब ह्यूमन बॉडी के पास करोड़ों सेल ठहरी, अपनी स्किन सेल रोज ही मरती रहती है, रोज ही नहीं बनती रहती है, अपन को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बेचारी एक आधी मर गई ना तो इसकी तो पूरी लाइफ सेट हो गई। मतलब सेट है क्या, सत्य हो गया इसका। तो इसीलिए इसीलिए अपन इसको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे कि भाई सेल मेम्ब्रेन भी दे दी,
सेल वॉल भी दे दी और बाहर अलग से ग्लाइकोकैलिक्स भी दे दिया। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज हुआ तो अपन उसको स्लाइम लेयर बोल देंगे, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैसा हो जाता है, टफ हो जाता है, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, कैप्सूल बोल देंगे। ये दोनों भी नीट के बहुत ज़्यादा बार वाले पीवाईक्यू रह चुके हैं। तो पीवाईक्यू तो आपको पढ़नी ही है वैसे भी, तो अगर आप अभी पढ़ लो तो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ दिखानी थी कि जो फ्लैजिला होता है ना, फ्लैजिला उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये कुछ इस तरीके का। ठीक है, हुक बॉडी और फिर ये फिलामेंट, हुक बॉडी और फिलामेंट। तो ये जो है ना, ये पूरा अंदर तक ऐसे धसा हुआ सा रहता है, यानी कि तीनों लेयर के अंदर तक होता है फ्लैजिला। ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ये आपकी सेल वॉल हो गई, और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो इन तीनों में घुसा हुआ रहता है फ्लैजिला, ये बात आपको याद रखनी है। फ्लैजिला का इसको अपन क्या बोल देंगे, बॉडी। ये वाला पार्ट है, ये क्या बन जाएगा, हुक, और ये क्या हो जाता है, फिलामेंट। तो अगर आपको कोई बोले ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला, फ्लैजिला। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लैजिला जो है वो तीनों लेयर के अंदर तक होता है, तीनों लेयर के अंदर तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको आगे भी ऐसे पढ़ाते रहें। और नेक्स्ट में हम लेकर के आएंगे यूकैरियोटिक सेल।